ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। तो फ्यूचर्स हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किया था। ट्रेडिंग जो हम करेंगे ऑप्शंस में करेंगे। तो ऑप्शंस को पहले सीखेंगे समझेंगे, तब हम करेंगे। तो बेसिकली मैं अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, आप सब ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग हो गया, बस बहुत हो गया गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, तो बस अब इधर ध्यान देंगे टॉपिक पे। तो मैं जैसे अपना व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर बात करें ऑप्शंस की, तो व्हाट इज ऑप्शन, तो व्हाट इज ऑप्शन इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। व्हाट इज ऑप्शन, व्हाट इज ऑप्शन, ये जो है थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाता है। आप कहोगे साहब व्हाट इज ऑप्शन बताओ पहले, ये नहीं आएगा समझ। अगर मैं इसको बता दूं तो कई दिन लग जाएंगे। तो इसको पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर में। पहले इसका बिहेवियर समझें। व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, ये धीरे धीरे अपने आप आती चलिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कॉल, सीई को कॉल कहते हैं, पीई को पुट कहते हैं। यानी कि मैं सीई की जगह कॉल लिखूं, पीई की जगह पुट। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स है डेरिवेटिव का पार्ट, हमें पता है डेरिवेटिव का पार्ट है। इस इन दोनों का भी रिलेशन किसके साथ है? स्पॉट के साथ। दूध दही वाली बात, दूध दही वाली बात पढ़ी थी ना हमने, वही सेम इनका रिलेशन भी कॉल पुट का अंडरलाइन के साथ ही। यानी कि पूरा का पूरा डेरिवेटिव मार्केट अंडरलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। अंडरलाइन मूव करेगा तो वो भी अकॉर्डिंगली मूव करेगा। अंडरलाइन जिधर अंडरलाइन करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो मूव करता है। अब हो सकता है कॉल पुट में थोड़ा सा अलग हो, वो समझिए। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं मानता हूँ कि देखिए दोस्तों, अगर स्पॉट व्हाट इज कॉल व्हाट इज पुट पे बात नहीं करेंगे, ये मैं अपने आप समझाऊं। अगर स्पॉट स्पॉट बोले तो अंडरलाइन इक्विटी, अगर रिलायंस का भाव बढ़ता है तो उसकी कॉलों का भाव बढ़ जाए ऑप्शंस में। रिलायंस की ऑप्शंस में, ऑप्शन किसकी? रिलायंस की। रिलायंस की ऑप्शन में उसकी कॉलों का भाव बढ़ जाएगा, पर पुटों का भाव घट जाएगा। तो जो कॉल होती है वो सेम एज अंडरलाइन की तरह चलेगा, उसका रिलेशन स्पॉट के साथ डायरेक्ट है। अगर स्पॉट का भाव बढ़ेगा तो कॉलों का भाव भी बढ़ जाएगा। अगर स्पॉट का भाव गिरेगा तो कॉलों का भाव भी घट जाएगा। पुट का इन्वर्स चलता है, पुट का इन्वर्स चलता है। अगर स्पॉट बढ़ेगा तो पुट का भाव घट जाएगा, और अगर स्पॉट घटेगा तो देख लेते हैं। तो कॉल का घट गया पर पुट का भाव बढ़ गया। ये रिलेशन है, बेसिक रिलेशन। दिस इज द, अभी लिखना लिखना कुछ नहीं है। अब इस रिलेशन को पहले देखेंगे, टेस्ट करेंगे इस रिलेशन। यानी कि पुट का अपने अंडरलाइन के साथ उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अभी के लिए ये समझ लो। और कॉल का डायरेक्ट है। और पहले देखेंगे सारी चीज। यहाँ आज हमें पता है कि आज निफ्टी कितना पॉइंट तेज रहा, 181। यहाँ दिख रहा है आज स्पॉट कितना रहा, तेज रहा। स्पॉट आज तेजी बनी, ठीक है जी, निफ्टी में। तो अब हम देखते हैं सर, निफ्टी देख लेते हैं, दो तीन चीजें चेक करें निफ्टी। तो देखेंगे इधर, देख रहे हैं हम, देखेंगे इधर क्या लिखा रहता है। दिस इज ऑप्शन चेन, मैं दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि नए स्टूडेंट देखो, आज पहला दिन है, समय लगेगा, कई बार कंफ्यूजन आएंगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोबारा मैं डेरिवेटिव में आ जाता हूँ। यहाँ गए निफ्टी में, निफ्टी का डेरिवेटिव भी देता है निफ्टी में। इधर आए तो यहाँ देखेंगे हम ना, ऑप्शन का डेटा इधर अवेलेबल है। यहाँ पे ऑप्शन का डेटा अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन चेन। सारा ऑप्शन का डेटा इधर अवेलेबल है एनएससी की साइड। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन पे अगर हम चलें तो इसको क्लिक करते हैं ऑप्शन चेन। तो आज निफ्टी का भाव बढ़ा हुआ है। निफ्टी आज 189 पॉइंट, 181 पॉइंट तेज है, 200 पॉइंट तेज है। तो चेक करते हैं साहब, आ जाओ। तो इधर कॉल्स का डेटा लिखा, देखो यहाँ पे पहले पोजीशनिंग समझो। यहाँ पे निफ्टी लिखी है अंडरलाइन, अंडरलाइन बोले तो स्पॉट है, एक ही बात। इधर कॉल का डेटा लिखा रहता है, इधर पुट का डेटा लिखा है। पहले इन चीजों को समझिए कहाँ पे क्या लिखा रहता है। ये कॉल का डेटा, इधर पुट का डेटा, ठीक है जी। तो इधर मैं इसको रब कर दूं, ये सारी कॉल्स दिखी, ये सारी पुट्स कर दी। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, चेंज, बिड, आस्क, आस्क क्वांटिटी। अपने को अभी फिलहाल कहीं पे तवज्जो नहीं देनी, हमें दो चीजों पे देनी है। दिस इज द स्ट्राइक प्राइस एंड दिस इज एलटीपी। बाकी धीरे धीरे मैं अपने आप समझाऊंगा। एलटीपी एंड द स्ट्राइक प्राइस, कॉल का स्ट्राइक प्राइस एंड उसका एलटीपी, पुट का स्ट्राइक प्राइस एंड उसका एलटीपी। तो ये एलटीपी क्या है? एलटीपी मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये हमें पता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी को कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो
अब इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज निफ्टी बढ़ी, निफ्टी तेज हुई, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो कॉल और पुट होता है ना दोस्तों, वो स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड होती है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? अब स्ट्राइक प्राइस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पर आज नहीं समझाऊंगा स्ट्राइक प्राइस कहते किसे। ठीक है दोस्तों, पर अभी के लिए थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। तो स्ट्राइक प्राइस बेसिकली ये प्री डिटरमाइंड प्राइस होते हैं, और इन स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेडिंग होती है। कोई ये वाली 19,000 की कॉल पे बाय काम कर सकता है, कोई 19,200 की कॉल पे बाय काम कर सकता है, कोई 19,500 की कॉल पे काम कर सकता है, 19,700, 650, देयर आर सो मेनी स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल। अब यहाँ पे ये क्वेरी नहीं अभी आ सकती कि साहब हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, अभी तो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस का ही मतलब नहीं पता है। तो ये तो जो क्वेरी वो तो बहुत बात की बात है, पर हमें ये पता है, आज ये चीज हमने देख ली है, कोई स्ट्राइक प्राइस कोई चीज होती है ऑप्शंस के अंदर, और लोग उन्हीं के अंदर काम करते हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। यानी कि आपको अगर निफ्टी की कॉल्स में काम करना है, निफ्टी की कॉल में अगर आपको काम करना है, तो ये स्ट्राइक प्राइस कहां से अवेलेबल है? 17,350 से और 21,300 तक अवेलेबल। आपकी इच्छा है जहां मर्जी काम, जहां मर्जी काम करो, पर जो अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते सर 19,175 मुझको मांगता है, 19,175, वो कहेगा या तो 150 में काम कर ले भाई, या 200 में काम कर ले, 175 मेरे पास है ही नहीं, नहीं तो दुकान बंद कर और जा घर, इन दोनों में से किसी एक में काम कर। तो जो स्ट्राइक प्राइस एक्सचेंज ने प्रोवाइड करी है, उन्हीं में हमें काम करना, और इनको कहते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस। खैर ये डिटेलिंग चलूंगा, एक एक पॉइंट को मैं डिटेल्ड में समझाऊंगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाए। आज क्या है, पढ़ने से पहले एक प्लेग्राउंड को देखें, समझे आप? पढ़ने से पहले प्लेग्राउंड को देख रहा है भाई। एक अगर आपको ट्रेडर बनना है या एक प्लेयर होता है, तो सबसे पहले खेलने से पहले वो देखता है ना पूरे प्लेग्राउंड को, अच्छे से समझता है प्लेग्राउंड। तो वैसे ही यहाँ पे तो आज हम ऑलमोस्ट देख कुछ चीजें डिस्कस भी करेंगे, और एक पूरा देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें होती है, क्या चीज है स्ट्राइक प्राइस। अब दिमाग में क्वेरी आएगी कि साहब स्ट्राइक प्राइस क्या आता है, तो जब स्ट्राइक प्राइस का टॉपिक आएगा तो समझ आएगा। अब एलटीपी तो आपको पता ही है, दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो यहाँ पे चेंज आ रहा है एलटीपी, ये एलटीपी का आज का चेंज नोटिस किया हुआ है। अगर तो ग्रीन कलर में है तो तेज है, बुलिश हुआ है आज, तेजी बनी है इस स्ट्राइक प्राइस में। अगर रेड है तो बेरिश है, मंदा बना है, इसके अंदर बेरिश हुआ है, आज ये घटा है, कम हुआ है कल के रेट से। तो अब इसको हम देखेंगे, पहले चेंज समझना पड़ेगा। तो देखेंगे आज मार्केट कितना हुआ, 181 पॉइंट, निफ्टी तेज हुई। हमारे पास ये डायरेक्शन, निफ्टी हुई 181.23, ठीक है जी, 181, यहाँ लिख देता हूँ 181 पॉइंट, निफ्टी तेज हो गई। तो जितनी भी कॉल्स हैं आप देखेंगे सब तेज हुई, कोई 170 रुपए तेज हो गई, कोई 162 रुपए तेज हो गई। ये अलग क्वेश्चन है कि साहब ये 62 क्यों हुई, ये 68 क्यों बढ़ी, ये 32 क्यों बढ़ी, 57 क्यों बढ़ी, 52 क्यों बढ़ी, 141 क्यों बढ़ी, वो बात की बात है। पर नेट सेल में सबकी डायरेक्शन एक ही है, जितनी भी कॉल्स हैं सबकी सब क्या हो गई, इंक्रीज हो, बाजार के बढ़ने। कोई 141 हुई, कोई 68 हुई, कोई 25 हुई, कोई 80 रुपीज हुई, कोई 159 हो गई। टोटालिटी में देखेंगे सारी कॉल्स के रेट बढ़ गए, सारी कॉल के रेट बढ़ गए। बट पुट में क्या हो गया, उल्टा हो गया। पुट में क्या हो गया, रेट घट गए कल से लेके। यहाँ चेंज में बिल्कुल दिख रहा है हमें कि ये कितने रुपए से कम हो गई, 72 रुपए से कम हो गई। ये कितने रुपए से कम हो गई, 139 रुपीज से कम होगी, रेड में आया ना माइनस में। ये 5.5 रुपए रह गई आज, जबकि कल इसका भाव कितना होगा, 28 रुपए का, 29 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास हो फ्राइडे के दिन। आज ये कितना भाव रह गया इसका, सिर्फ 5 रुपया, 24 रुपए उसके कम हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केट तेज हुआ। तो ये हमने रिलेशन समझ आ गया, निफ्टी बढ़ेगी या वो अंडरलाइन या वो स्पॉट बढ़ेगा तो उसकी कॉलें बढ़ जाएंगी और पुटें घट जाएंगी। एक बार और चेक, पहले बस देखना, अभी अभी कोई समझाने का काम शुरू नहीं हुआ। देखिए रिलायंस भी क्या तेज हुआ है, स्टॉक में भी। आज रिलायंस 19 रुपए तेज हुआ है स्पॉट में, इक्विटी में, यहाँ देखो क्लियर आ रहा है। अब डेरिवेटिव में जाएंगे, डेरिवेटिव में भी अब किस में बात करेंगे, इसके ऑप्शन सेगमेंट में। ऑप्शन डेटा कहाँ मिलता है, सब ऑप्शन चेन पे मिलता है। तो ये रहा ऑप्शन डेटा, यहाँ पे मिलेगा मेरे को, दिस इज माय ऑप्शन चेन। इसको क्लिक करूंगा तो देखूंगा, इधर देखूंगा, हाँ जी बिल्कुल है, इधर कॉल्स लिखी हुई है, हमें पता है ये सारी कॉल्स है। ये पुट से, अच्छा इसमें ना ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है, तो ये मैं लिख देता हूँ दिस इज एलटीपी, और ये चेंज, ये कॉलम चेंज कर, ये स्ट्राइक प्राइस, ये एलटीपी है, और ये चेंज। तो हमें दिख रहा है ये 5 रुपए से बढ़ गई, ये वाली कॉल रिलायंस की 2240 रुपए की कॉल कितने रुपए से बढ़ गई, 14 रुपए से बढ़ गई। ये 2300 की कॉल कितने रुपए से बढ़ गई, 10 रुपए से बढ़ गई। 2340 की कॉल 6 रुपए 90 पैसे से बढ़ गई। अगर मैं यही पुटों में बात करूं, 2340 का पुट कितने रुपए से घट गया, 11 रुपए से घट गया। 2200 का पुट कितने रुपए से घट गया, 1.5 रुपए से कम हो गया। तो रिलायंस क्या हुआ था, तेज हुआ था ना, तो कॉलें भी तेज हो गई, पुटें घट गई। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, ये भी सिर्फ रिलेशन बता दो, यकीन मानिएगा, जो मैं रूल फॉलो करवाऊंगा अगर उस हिसाब से पढ़िएगा तो आपका ऑप्शन क्रिस्टल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अब हम देख लेते हैं कोई और शेयर, आज देखते हैं कोई शेयर जो गिरा हो।
आज शेयर तो गिरे ही नहीं ज्यादा। चलो यूनिलीवर ले लेते हैं, यूनिलीवर ले लेते हैं। नहीं गिरा है भाई, गिरा है, पर मेरे को जो दिखाना है वो काम बन जाए। यूनिलीवर ले लिया मैंने, आ रहा है उसमें लिखा हुआ। तो यूनिलीवर गिरा है। यूनिलीवर क्या होगा, अच्छा पहले स्पॉट तो चेक कर लेते हैं, इक्विटी देख लेते हैं। 13 रुपए गिरा है साहब, आधा परसेंट गिरा है, आधा परसेंट गिरा, 13 रुपए गिरा यूनिलीवर डेरिवेटिव पे। अब इसकी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन डेटा। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या आता है दोस्त, दिस इज द एलटीपी कॉलम और दिस इज चेंज कॉलम। ये स्ट्राइक प्राइस, ये एलटीपी कॉलम है और ये चेंज। गलत कर दिया, उल्टा लिख दिया, एक मिनट की कर, इधर की कर। ये एलटीपी है और ये चेंज। तो यहाँ हम देखेंगे कि भैया यूनिलीवर का प्राइस क्या हुआ, गिर गया, तो कॉल के भाव घट के 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए 35 पैसे, 95 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे। तो कॉल के भाव गिर गए ना, क्योंकि यूनिलीवर गिर गया। पर पुटो के भाव देखोगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क आ रहा है, ओटीएम का चक्कर होता है, वो बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे टोटल ज्यादा दिख रहा है, हमें बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। पुट में प्रीमियम प्लस में कहाँ रहता है, सब में प्लस में रहता है सरोज जी। प्लस और माइनस का यहाँ कोई इशू ही नहीं है, प्लस में क्या रहता है, प्लस में थोड़ी रहता है, प्लस माइनस का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। बैंक निफ्टी में देखिए, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, प्रीमियम प्रीमियम है, प्लस में कहाँ रह रहा है। बाजार बढ़ेगा तो कॉल के प्रीमियम प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कहाँ है प्लस में, पुटों के भाव कहाँ है प्लस में। बैंक निफ्टी ये पुट्स है तो सारे माइनस में चल रहे हैं, कम हो गया ना, पुटे कम हो गई, कॉल है सारे प्लस में चल रहे हैं, तेज हो गए। तो प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये हो रहा है स्पॉट के ऊपर। स्पॉट बढ़ेगा कि घटेगा, उसके हिसाब से ये चेंज होंगे। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर स्पॉट बढ़ेगा तो कॉल के भाव बढ़ जाएंगे और पुट के भाव क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, जिसको आप कह रहे हो माइनस। सिमिलरली अगर स्पॉट के भाव घटेंगे तो पुटों के कॉलों के भाव भी घट जाएंगे, पुटों के भाव क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, पुटों के भाव बढ़ जाएंगे। नहीं एक आध जगह होगा वो, क्योंकि इलिक्विड होते हैं ना कई बार शेयर, तो उसमें ये आ सकता है, इसलिए बेटर होगा इंडेक्स को दिखाना। इसीलिए मैं जो लिक्विड शेयर्स होते हैं उन्हीं को ज्यादा। स्पॉट क्या है, बैंक को बड़ा गिरा हुआ है, देख लेते हैं। वैसे स्टॉक है, स्पॉट मतलब इक्विटी भाई, उस दिन बताया था ना मैंने पहली क्लास में। बैंक बड़ा हो गया, बैंक बड़ा। तो इसमें क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ मैंने देखा नहीं होगा, फिर बैंक बड़ा था तो बहुत गिरा है, 4% गिरा है, ये इसमें मैंने फिर देखा नहीं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो क्लियर दिख रहा है, अच्छा खासा गिरा है बैंक बड़ा था। तो देख रहे कॉल, कॉल सारे लाल हो रखी है, बेरिश हो रही, कॉलों के भाव भी कल से लेके अब तक गिर गए, पुटों के भाव क्या हो गए, बढ़ गए, देखो ना सब ग्रीन कलर का है, ये पुट से और ये कॉल। ठीक है जी, चलो अब आगे चलो। अभी समझने वाले, अभी टॉपिक स्टार्ट करा नहीं मैंने, धीरे धीरे समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई कोई घबराने वाली बात नहीं, बढ़िया से समझेंगे, ताकि दोबारा समझने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा समझना है ऑप्शन कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। तो अब एक बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और वापस आता हूँ। व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करें। मैंने टर्मिनोलॉजी शेयर करी है, लिखने की अभी भी कोई जरूरत नहीं, अभी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शंस बोले तो क्या आता है, इंडेक्स ऑप्शंस, यानी कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस और अपना मिड कैप निफ्टी, इन सब की कॉल पुट, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑप्शंस, यानी कि इंडेक्स की कॉल पुट। हाँ फिर निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस एक ही बात है। तो इंडेक्स बोले तो इंडेक्स की कॉल पुट, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स की कॉल पुट, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑप्शन। अगर निफ्टी में आप काम कर रहे हैं, उसके कॉल पुट में काम कर रहे हो, कोई पूछेगा भाई किस में कर रहे हो, कहोगे यार मैं इंडेक्स में काम करता हूँ, इंडेक्स की ऑप्शंस में काम करता हूँ। फिर वो ये पूछ सकता है कि भाई कौन से इंडेक्स में काम करते हो, तो आप कहोगे भाई मैं निफ्टी में काम करता हूँ। एक कहता है भाई मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, इंडेक्स के ऑप्शन में काम करता हूँ। वो आपसे पूछे भाई कौन से इंडेक्स के ऑप्शन में काम करते हो, आप कह सकते हो मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। तो जितने भी इंडेक्स हैं, जो 5 इंडाइसेस अवेलेबल है, उनकी कॉल पुट में अगर आप काम करते हो, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑप्शंस। कॉल पुट जहां जुड़ गया उसका नाम ही ऑप्शंस होता है। ऐसी स्टॉक ऑप्शंस, तो स्टॉक ऑप्शंस केवल कितने, 184 शेयर हमने चेक करे, केवल इन्हीं की कॉल पुट, इन्हीं की कॉल।
टाटा मोटर, विप्रो, टीसीएस, ऑल निफ्टी 50 के शेयर अवेलेबल। कायदे से 4,000 से ज्यादा शेयर अवेलेबल है, 4 के आसपास शेयर अवेलेबल है, 4,000 के आसपास। उसमें से केवल 184 शेयर्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। तो जिनके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स की, उन्हीं की कॉल पुट भी ट्रेड होती है, अलग से नहीं आती। आप कहोगे भैया मेरे को कोई एक ऐसा शेयर चाहिए जिसके अंदर कॉल पुटों पर फ्यूचर में ट्रेड ना हो, ऐसा नहीं। डेरिवेटिव का मतलब है ये वो शेयर्स हैं 184, इनके अंदर आपको फ्यूचर्स भी अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, इनके अंदर कॉल भी अवेलेबल है और इनके अंदर पुट भी अवेलेबल है। ऐसा कोई शेयर नहीं है आपके पास या एनएससी पे कि जिसका फ्यूचर तो अवेलेबल ना हो और उसका कॉल पुट अवेलेबल हो, इम्पॉसिबल है। या ऐसा हो जिसका फ्यूचर तो अवेलेबल हो और कॉल पुट अवेलेबल ना हो, ना, ऐसा नहीं। तो स्टॉक ऑप्शंस की अगर बात बोलूं तो केवल जो 184 शेयर है जिनके ऊपर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, उन्हीं की कॉल पुटों में भी ट्रेडिंग। और वो ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या होती है, तो धीरे धीरे समझ, धीरे से धीरे। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑप्शंस एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। अब आता है बायर ऑफ एन ऑप्शन। बायर ऑफ एन ऑप्शन बड़ा सिंपल भैया, जो कॉल को बाय करता है दैट इज बायर ऑफ एन ऑप्शन। और वो क्यों खरीद रहा है वो बात की बात। जो कॉल का बायर है उसको बायर ऑफ एन ऑप्शन कहेंगे, या जो पुट का बायर, बायर ऑफ अ पुट। जो इनका बायर है, कॉल का बायर है या पुट का बायर, उसको बायर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं। राइटर ऑफ एन ऑप्शन यहाँ किसे कहा जाता है, जो सेलर है, सेलर ऑफ अ कॉल या सेलर ऑफ अ पुट। अब वो क्या व्यू पॉइंट लेके बेच रहा है, सेल कर रहा है या बाय कर रहा है, वो तो आगे आगे समझ आए, अभी समझिए। तो राइटर ऑफ एन ऑप्शन जो कॉल को सेल कर रहा है या जो पुट को सेल कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन को सेल करता है उसको हम राइटर कहते हैं, राइटर ऑफ एन ऑप्शन। आज बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं वो बाद में वकास साहब, बाद में ये सारी बातें बाद में, क्योंकि जब तक पहले एक कहानी सुनेंगे और जब तक वो कहानी नहीं सुनेंगे ना, तब तक वो ऑप्शन आएगी नहीं। तो ये दो चार चीजें मैं बता देता हूँ, फिर ये कहानी सुनेंगे। ये छोटी छोटी बातें अपन पहले क्लियर करते हैं। अब आता है साहब ऑप्शन टर्मिनोलॉजी में अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। यानी कि जो सी ए है और पी ए, ये होता है कॉल अमेरिकन पुट अमेरिकन। हमारे पास कौन सा सिस्टम है ना, सीई और पीई। देख रहे थे मैं आप क्या क्या लिख रहा था, सीई एंड पीई, यानी कि कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। तो हमारे पास यूरोपियन स्टाइल, हम इसी पे काम करते हैं। तो अमेरिकन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हम नहीं करते, तो है ही नहीं, एक्सचेंज में अवेलेबल ही नहीं। अदर ऑप्शन प्राइस एंड प्रीमियम, यानी कि जो ये कॉल स्ट्राइक प्राइस देख रहे थे हम, उनके जो रेट होते हैं ना, इनको कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम भी कहते हैं। अभी हम देख रहे थे ना कि भाई ये कॉलों के रेट घट गए, कॉलों के रेट बढ़ गए, पुटों के रेट बढ़ गए, पुटों के रेट घट गए, दीज आर कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। इनको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। ये जो ऑप्शन जो स्ट्राइक प्राइस की जो रेट्स है, दे आर कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है जी। अब आता है लॉट साइज। लॉट साइज इसका क्या है, सेम एस, जो फ्यूचर्स में होते हैं ना लॉट, वो सेम लॉट्स में ट्रेडिंग होती है। अब वो लॉट का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे। तो इनका भी सेम लॉट साइज है। अब निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का जो फ्यूचर में लॉट साइज है वो 50 का है, तो उसकी कॉल पुट के अंदर भी 50 का ही। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर के अंदर लॉट क्या है, 15 का, तो उसकी कॉल पुट में भी 15 का ही। रिलायंस का सेम लॉट साइज है इन ऑप्शंस। तो लॉट साइज यहाँ डिफरेंट नहीं, जो फ्यूचर्स के अंदर है वही ऑप्शंस में भी है, अलग नहीं है। अब आता है एक्सपायरी, यहां थोड़ा सा, यहां पर एक्सपायरी डे बोले तो स्टॉक दो बार सेग्रीगेट करेंगे, स्टॉक ऑप्शंस बोलेंगे, स्टॉक ऑप्शंस। एक सेकंड, एक मिनट इधर नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ एक्सपायरी डे की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग। अगर मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं तो ये क्या है, सिमिलर टू द फ्यूचर, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, सिमिलर टू द फ्यूचर, कोई टेंशन नहीं अगर मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं। पर जब मैं इंडेक्स ऑप्शंस की बात तो दोस्त यहाँ पे वीकली अवेलेबल, वीकली है इनकी एक्सपायरी। अच्छा हर एक की अलग अलग है, धीरे धीरे याद रखिए, हर एक की अलग अलग, अब वही समझते हैं। एक मिनट में वो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और एक बार एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। अभी शेयर करते हैं आपके साथ।
सबसे पहले स्टॉक में देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा खुला हुआ था, दिस इज स्टॉक ऑप्शंस ना। आप कोई पूछ रहे थे स्पॉट क्या होता है, इक्विटी को ही स्पॉट कहते हैं। अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है कि ये इक्विटी लिखा हुआ है ना शेयर्स, इसी को स्पॉट कहते हैं। दोनों बातें एक ही, स्पॉट इक्विटी अंडरलाइन। अब आप ये भी पूछा ये क्या चीज है, कभी कभी मैं अंडरलाइन बोल दूंगा इसको, इस स्पॉट को कभी कभी मैं अंडरलाइन भी बोल दूंगा। तो अंडरलाइन का मतलब भी एक ही होगा, स्पॉट इक्विटी अंडरलाइन सब एक ही बात। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं, ये स्टॉक ऑप्शंस का डेरिवेटिव चेक है ना। ऑप्शन चेन पे चलेंगे, ये एक्सपायरी देखिए सेम एज फ्यूचर, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। रिलायंस खोलते हैं, क्या पता रिलायंस में कुछ हो चेंज हो, ये भी स्टॉक ऑप्शन है। डेरिवेटिव खोलते हैं इसमें, ऑप्शन चेन खोल लेते हैं, एक्सपायरी डेट इधर आ गई, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, 30 नवंबर 28, सेम एज फ्यूचर, सिमिलर टू द फ्यूचर, कोई चेंज नहीं, स्टॉक ऑप्शंस। अब हम इंडेक्स पे, अरे बाप रे ये तो पूरा भरा पड़ा है, वीकली चल रहा है, 9 16 23 30 7 28, पूरा वीकली चल रहा है, धड़ा धड़ भरा हुआ है। बैंक निफ्टी देखते हैं। इसमें डेट क्या है, 9 तारीख आ रही है ना, 9 तारीख है बैंक निफ्टी। इसमें 8 आ रही है, इसमें 8 आ गई, ये 8 के हिसाब से 8 15 22 30 6 वीकली चल, देखते हैं फिर निफ्टी चेक करते हैं। अरे क्या होगी, कुछ गलत है। फिर निफ्टी देखते हैं, ऑप्शन चेन खोलें, अरे भाई इसकी भी अलग, 7 13 21, इसकी 7 पे आ गई। एक और है मिड कैप, मिड कैप सिलेक्ट, ये रहा मिड कैप निफ्टी, इसकी 6 6 13 20 24। सबसे पहले तो अपने को ये समझ आ जाना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए इंडेक्स क्या होते हैं, वीकली होते हैं, ठीक है जी। अब मैं एक बार इसको व्हाइट बोर्ड पे भी समझ आएगा, व्हाइट बोर्ड पर। तो इंडेक्स क्या होते हैं, वीकली होते हैं। अब वीकली बोले तो हर एक की अलग अलग, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी, नहीं होंगी तो याद करनी पड़ेगी, कोई चक्कर ही नहीं है, ना का सवाल ही नहीं है, करनी पड़ेगी। वैसे तो याद हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हम निफ्टी से स्टार्ट करें, निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है एवरी वेडनेसडे, फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है, अच्छा मैं आज बार बार ट्यूसडे समझ रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल वेडनेसडे है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और मैं ट्रेडिंग करके आया हूँ, और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी क्या है, एवरी ट्यूसडे। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और अपना फिन मिड कैप एवरी मंडे। और एक और है जो यहाँ पे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे नहीं ट्रेड होता, वो बीएससी में होता है, ये एनएससी है। अब मैं बीएससी लिख दूं तो दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स। ये हो रहा है एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे सेंसेक्स हो रहा है एवरी फ्राइडे। तो हर रोज एक्सपायरी, हर रोज एक्सपायरी इंडेक्स, इसलिए बहुत ज्यादा काम है। इसी के सारा का सारा ट्रेडर किसमें शिफ्ट कर गया, इंडेक्स में शिफ्ट कर गया। अब काम करने की समझ होनी चाहिए, और वो कैसे करना है, व्हाट इज ऑप्शन, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। तो हमें एक बात समझ आ गई कि इंडेक्स क्या होते हैं, वीकली ऑप्शन होते हैं। अब सबके अलग अलग है, वो याद करने ही पड़ेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है अनिरुद्धा साहब, ऐसा नहीं है, हर दिन दीपावली पिटाई भी बहुत लगती है। हाँ गेन ज्यादा होता हो जाता है, अगर अच्छे से समझते हो तो तो सब दिन अलग अलग है, याद करने का इसको, इसको चाहो तो लिखो, इसको लिख लो चाहो, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और जिसको लिखना है वो लिखे। अभी मैं मंथली पे नहीं आया ना, धर्मी जी, अभी मंथली पे नहीं आया, चाहे कंफ्यूज करूँ आपको, पहले वीकली चलने थे, वीकली समझ लेंगे तो बाद में मंथली का एक पॉइंट में समझा देंगे। अभी वीकली तक रहो, ये लिख लिया, लिखने की जरूरत है तो लिख लो, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे बताओ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ूँ कि नहीं, लिख लिया कि नहीं लिखा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। लिख लिया, ठीक है दोस्तों, बस ठीक है, ठीक है। रेट कह रहे हैं यार, अब तो मैंने हटा दिया। चलो एक मिनट, मैं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं था, वैसे काम नहीं करता हूँ मैं। लो जी, दोबारा शेयर करा, कोई जल्दी नहीं। मैंने क्या था, मैं एक एक स्टूडेंट की क्वेरी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कभी कभार भूल जाऊँ या कभी कभार स्लिप हो जाए तो वो एक अलग बात है, पर कोशिश ये मैं करता हूँ कि जितने स्टूडेंट हैं और जितनों की क्वेरी है सबको एड्रेस,
चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। वी वेब को छोड़ दो ना भैया। छोड़ दो इसको। अब बात करेंगे ऑप्शन टर्मिनोलॉजी में। स्पॉट का तो हमें पता ही है, स्पॉट यहाँ लिखा हुआ मैंने, स्पॉट मींस इक्विटी प्राइस। इसको मैं और आसान भाषा में लिख सकता हूँ, अंडरलाइन। और एक और भाषा में लिख सकता हूँ, शेयर। ये सब एक है। अच्छा, अब मैंने पहले भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ, सेम रूल वही। जो स्टॉक्स हैं, ध्यान दीजिएगा, अब बात नहीं करी, जो स्टॉक्स हैं उनके शेयर्स भी ट्रेड होते हैं, उनके डेरिवेटिव भी ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव बोले तो फ्यूचर्स भी ट्रेड होती है और ऑप्शंस भी ट्रेड होती है। ऑप्शंस के अंदर कॉल पुट, ऐसे करके डायग्राम बना। पर जो इंडेक्स होते हैं, जितने भी इंडेक्स है, पांचों के पांचों, उसके अंदर स्पॉट में कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग किसमें होती है? केवल डेरिवेटिव सेगमेंट में होती है। और डेरिवेटिव बोले तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ऑप्शंस बोले तो कॉल पुट। स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव में भी ट्रेडिंग होती है। पर जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होती, केवल डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होती है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। नहीं कर पाऊंगा राणा साहब, रिपीट का मेरे पास जगह नहीं है, और अभी बहुत ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, अब शुरू होने वाला। अब कहानी एक सुना रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे ऑप्शन समझ आए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा राणा साहब, पूरा महीना बैठे आपके साथ, कोई टेंशन नहीं होगी। इंडेक्स का स्पॉट क्या होगा? ये एवरेज है और क्या है? ये रहा देखो, ये आ रहा है सामने, ये आ रहा है जी। क्या होगा? ये रहा निफ्टी का। निफ्टी देखते नहीं आज इतना पॉइंट घर गया, इतना पॉइंट बढ़ गया, स्पॉट ही तो है, ये आ तो रहा है। मिड कैप का देखो, ये मिड कैप का आ रहा है। ये निफ्टी का ऊपर, निफ्टी का तो एकदम स्क्रीन के ऊपर ही लगा रहता है, हर वक्त लगा रहता है। बैंक निफ्टी खोलो, बैंक निफ्टी भी आएगा। स्पॉट तो सबके हैं ही, तभी तो उनकी मूवमेंट चल रही है। अरे यार, बैंक निफ्टी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सबके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं तो मूव कैसे करेगा? स्पॉट से ही मूव करता है। स्पॉट नहीं होगा तो कैसे करेगा? हर एक के स्पॉट से देखो, ये रहा बैंक निफ्टी का स्पॉट। हाँ, बैंक निफ्टी के स्पॉट में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये हम कैसे? देखो बैंक निफ्टी का स्पॉट, ये रहा सबके स्पॉट्स है। ये बढ़ेंगे घटेंगे तभी तो डेरिवेटिव घटेगा बढ़ेगा, दूध दही और क्या। दूध दही का एग्जांपल। चलो अब मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब बात हम ऐसा करेंगे दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, बायर ऑफ कॉल का क्या व्यू होता है, सेलर ऑफ कॉल का क्या व्यू होता है, इसको जब ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवार्ड रहेगा, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, क्या चीजें हैं, स्ट्राइक प्राइस का मतलब एक्चुअल में क्या है, ये कर क्या रहा है। अगर वो 44,000 की कॉल को खरीद रहा है तो उसका व्यू क्या है, अगर वो 44,000 की पुट को खरीद रहा है तो उसका व्यू क्या है, या वो इसको बेच रहा है तो उसको क्या रिस्क आ सकता है, या वो पुट को बेच रहा है तो उसको क्या रिस्क आ सकता है, क्या वो प्रीमियम रिसीव करता है या पे करता है। ये बड़े सारे क्वेश्चन ऑप्शंस के अंदर, और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन। ठीक है ना? तो अब हम पहले कहानी सुनेंगे, कहानी अभी नहीं सुनेंगे, ब्रेक के बाद सुनेंगे, ब्रेक के बाद सुनेंगे। ठीक है ना? अभी मैं, तो अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड को शेयर कर दिया मैंने। अब एक कहानी है, बस को कहानी के तौर से समझना है। ठीक है ना? बाकी इसमें हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये जो कहानी हम ऑप्शन की सीखते हैं या सिखाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा बनाया हुआ कहानी है कोई। जब जब भी हम बेसिक ऑप्शंस को सिखाते हैं कई जगहों पे, तो इसको इस्तेमाल करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऑप्शन को लेमैन के थ्रू जोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम जोड़ पाते हैं। और मैं ही नहीं, कई लोग, कई मेंटर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मैं भी इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को ऑप्शन सिखाने के लिए। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं या एक सिचुएशन लेते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि ए और बी दो फ्रेंड्स हैं आपस में। ठीक है ना? ए एंड बी दो फ्रेंड्स हैं आपस में। ध्यान दीजिएगा कहानी के ऊपर बस। तो ए क्या है? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पर ध्यान से सुनिएगा, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी इस वक्त हम मान सकते हैं कि कीमत है 1 CR, ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं। और बी क्या है? प्रॉपर्टी डीलर। बी क्या है? इज अ प्रॉपर्टी डीलर। अब बात क्या है, एग्जाम्पल ऐसे बनाया हुआ है, बात यह है कि बाजार में एक न्यूज आ रही, न्यूज फ्लोट हो रही है। वो न्यूज क्या है कि इस प्रॉपर्टी के पास, ये जो ए की प्रॉपर्टी है, इसके पास एक कोई प्रोजेक्ट आने वाला, हाईवे का कह सकते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट कह सकते हैं, सम एयरपोर्ट, कुछ भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। उस प्रोजेक्ट पे
आने के बाद ये जो प्रॉपर्टी की वर्थ है, हो सकता है 2 CR हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, 1.5 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ 70 लाख हो जाए, ये कह नहीं सकते, पर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी। अब इस प्रॉपर्टी को बी परचेस करना जानता है, चाहता है, क्योंकि बी इस न्यूज को जानता है, ऐसा नहीं ए नहीं जानता है, ए भी जानता है। तो बी इस डील को करना चाहता है और ए भी इसको बेचना चाहता है, हम ये मान के चलते हैं। पर वो इस बात से डर रहा है, बी इस बात से डर रहा है, वो ये कह रहा है कि यार अगर ये न्यूज फॉल्स हो गई, अफवाह हो गई या र्यूमर हो गई, तो ये प्रॉपर्टी गले फंस जाएगी, फिर चाहे बिके नहीं बिके, 10 साल बाद बिके, ये ब्लॉक हो जाएगा मेरा पास। इस बात से डरता है, और ये बात ए भी जानता है कि यार अभी तो हवा उड़ रखी है न्यूज की, तो इसके बायर्स हैं सामने खड़े, कल को अगर न्यूज फॉल्स हो गई तो ये प्रॉपर्टी जो रेट अभी मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा, फिर 10 साल बाद ना मिले, ब्लॉक हो जाए। ये बात ए भी जानता है, और बी को इस बात से डर लग रहा है कि यार ये मेरा पैसा फंस जाएगा, फिर ये बिकेगा नहीं, फिर फंस जाऊंगा मैं, मेरा पैसा फंस जाएगा। तो अब क्या, एक बी क्या करता है, स्पेशल एग्रीमेंट बनाता है, क्या करता है, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज से निकलने के लिए वो एक स्पेशल एग्रीमेंट बनाता है, स्पेशल एग्रीमेंट बनाता है। वो स्पेशल एग्रीमेंट की कंडीशंस, पहला कंडीशन क्या है कि जो ये रेट है, इस रेट को आप फिक्स कर दो, कब तक, अगले 3 महीने तक से, उन्होंने एक पीरियड डिसाइड किया हुआ है, एक पीरियड डिसाइड किया हुआ है 3 महीने का, दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट हो गया कि 3 महीने तक के लिए इस पर इसका रेट हम फिक्स कर देते हैं, बी ने कहा भैया इसका रेट फिक्स कर, ठीक है जी। कंडीशन 2, ये जो मैंने रेट फिक्स करे, इसके लिए आप मेरे से 10 लाख का प्रीमियम दो, पेमेंट करेगा ना भाई, 10 लाख, इट इज नॉट अ बयाना, बयाना नहीं है, बयाना बयाना नहीं है, ये रेट को फिक्स करने के 10 लाख रुपए पे कर, प्रीमियम, उसने इसका प्रीमियम दे दिया, किसने दे दिया, बी ने दे दिया, बी ने क्या करा, प्रीमियम दिया, ध्यान कान में याद रखिएगा इस बात को, बी ने क्या करा, प्रीमियम दिया, कितने का, 10 लाख रुपए, और ये कहा कि ये रेट जो है अगले 3 महीने तक के लिए फिक्स रहेगा। ये इसकी दो कंडीशन। अब पहली बार न्यूज जब, दो सिचुएशन हुई, केस वन, हम केस वन करते हैं, केस वन है कि जो न्यूज है वो सही साबित है, ट्रू हो गई, सही साबित, तो अब उसका रेट चाहे मार्केट में 1.5 लाख, 1.5 करोड़ हो जाए, चाहे 2 करोड़ हो जाए, चाहे 3 करोड़ हो जाए, चाहे 10 करोड़ हो जाए, चाहे 10 करोड़ हो जाए, ए के पास कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसने ये 10 लाख रुपए रखे थे और सारे राइट किसको बेचे थे, बी को बेचे। भाई रेट फिक्स कर दिया था ना बी ने, सारा राइट ले लिया था ना, सारा राइट ले लिया उसने, उसने कहा अगले 3 महीने तक का ये रेट फिक्स रहेगा, और इस बात के आप मेरे से 10 लाख रुपए रखें, और अब सारा राइट किसके पास है, बी के पास। तो बी क्या करेगा, बी उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा, फिर वो 3 लाख, 3 करोड़ में बेचे, 2.5 करोड़ में बेचे, 5 करोड़ में बेचे, तो बी के पास पूरा राइट है, और ए क्या है, सेलर ऑफ प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टर्म को याद रखना, सेलर ऑफ अ प्रॉपर्टी है। अब मैं यहां लिखता हूं, यहाँ बीच बीच में लिखता हूँ, इन टर्म्स को लिखता हूँ, ए क्या है, इज अ सेलर ऑफ प्रॉपर्टी, सेलर, ये क्या है, बायर, तो सेलर के पास कोई राइट नहीं था, नो राइट, बी के पास सारा राइट है, क्योंकि उसने प्रीमियम पे करा है, बी के पास सारा राइट है, बी इज द राइट, उसके पास राइट, पहली कंडीशन। अब ए मना नहीं कर सकता, कहेगा नहीं साहब मैं नहीं दूंगा, वो कर ही नहीं सकता, उसके पास ये अधिकार ही नहीं है, बी उसको कहेगा भैया 1 करोड़ 10 लाख रुपए रख, ये 10 लाख आपके हैं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए रख और प्रॉपर्टी छोड़ दे, ये आपके पास कोई राइट नहीं, देयर इज नो राइट, राइट ही नहीं है उसके पास। 3 महीने तक का ये एग्रीमेंट है। केस 2, न्यूज क्या होगी, फॉल्स। अब बी क्या करेगा, बी के पास पूरा राइट है, बी कहेगा भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी प्रॉपर्टी, 50 लाख की रहेगी, मैं क्यों खरीदूंगा, हाँ ये 10 लाख रुपए कंडीशन के थे, ये 10 लाख तेरे हो, मैं क्यों खरीदूंगा, जब प्रॉपर्टी का भाव ही 70 लाख का रह गया, तो 1 करोड़ में खरीदूंगा क्यों, क्योंकि बी ने सारे राइट रखे, यही इस एग्रीमेंट की कंडीशन। तो अब क्या है, बी क्या करेगा, बी कहेगा भैया 10 लाख रुपए पकड़, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, 10 लाख का नुकसान लगा लगा, पर 1 करोड़ में तो फंसने से बच गया, 1 करोड़ फंसने से तो बच गया, ये उसकी दो कंडीशन थी। पहला, दोबारा समझेंगे प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, कि जब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो पहला था 3 महीने के लिए रेट फिक्स होंगे, इस बात के आप प्रीमियम, बी क्या इज अ बायर, वो प्रीमियम पे कर रहा है, से 10 लाख रुपए हमने अज्यूम करा, 10 लाख रुपए पे कर रहा है, और सारे राइट मेरे पास है, इसको तीसरा पॉइंट भी बना देते नहीं तो भूल जाओ, सारे राइट्स विद बी, ये भी लिखे। अब पहली कंडीशन में क्या हुआ कि न्यूज ट्रू हो गई साबित, तो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा, कहता भाई ये मेरा, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, 3 करोड़ की हो गई, 5 करोड़ की हो गई, तेरे पास अधिकार ही नहीं है इसका रेट बढ़ाने का, ये तो 3 महीने के लिए फिक्स है, सारा राइट मेरे पास है, ये 1 करोड़ में उसको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी और वो उसको ट्रांसफर होगी। सेकंड केस में क्या होगा, न्यूज फॉल्स होगी, फॉल्स हो गई,
तो उसने क्या कहा कि भाई ये 50 लाख की रहेगी, 10 लाख की, मुझे ये प्रॉपर्टी मांगता ही नहीं। ए को कह रहा है मुझे ये तेरे से प्रॉपर्टी खरीदनी ही नहीं है। हाँ, काम है हमारी कंडीशन के 10 लाख रुपए आपके, क्योंकि ये फिक्स करने के और राइट लेने के 10 लाख रुपए मैंने कहीं से प्रीमियम पे कहा। तो अब यहाँ हमें नजर आ रहा है इस एग्जाम्पल में जो डीलर है उसके पास राइट है सारे। क्यों राइट है भाई, बीच में कोई क्वेरी मत करो। तो बी क्या है, बी इज द बायर ऑफ प्रॉपर्टी, बायर ऑफ प्रॉपर्टी है ना। बी क्या है, इज अ बायर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या है, बायर है। और वो क्या कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, और सारे राइट उसके पास है, चाहे वो ले इस प्रॉपर्टी को चाहे ना। ए क्या है, सेलर है। ए क्या है, सेलर। सेलर ने क्या करा, प्रीमियम रिसीव करा। 10 लाख रुपए किसने रिसीव करे, ए ने रख लिया ना अपनी पॉकेट में। ए नहीं तो रखे अपनी पॉकेट में। तो सेलर ने क्या करा, वो प्रीमियम रिसीव कर लिया, पर उसके पास अब कोई राइट नहीं, ही हैज नो राइट। तो इस चीजों को अपने को समझिए। रोहित जी इसको छोड़ दो, कोई एडजस्ट वेडजस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब पहली बात दो दिमाग से निकाल देना, ये कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ रहे, आईपीसी पीसीआर और जो भी लॉ नहीं कर रहे हम, ये कंडीशन वंडे हम इस एग्जाम्पल को इसलिए बैठाए ताकि आप मेरा ऑप्शन समझें, ठीक है ना। इसमें लगे कोई कानून झाड़ने कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये ब्रीच हो रहा है, वो ब्रीच हो रहा है, तो इस बारे में कोई यूजलेस बात है। मैं पहली बता, दैट इज द यूजलेस बात है, तो ये दैट रिलेट्स टू द ओनली ऑप्शन, इसलिए ये हमने इस एग्जाम्पल को एक्सेप्ट किया। अब बस इस एग्जांपल को याद रखना, रट्टा मार लेना, याद रखना, ये एग्जांपल याद हो गया, बस इतना जानना है, इसके ऊपर कोई क्वेरी मत करना कि साहब अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही कंडीशन है। बी बीमार पड़ गया, बी रास्ते में नहीं आ पाया, वो सारी बातें नहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है जी। तो ये याद हो गया, एग्जाम्पल ए क्या है, सेलर है प्रॉपर्टी का, बी क्या है, बायर है प्रॉपर्टी का, प्रीमियम कौन पे कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, किसके पास सारे राइट्स हैं, कंडीशंस इस एग्रीमेंट की क्या है। क्लियर है ये बात, याद होनी चाहिए, क्योंकि कल जब मैं ऑप्शंस पढ़ाना शुरू करूंगा, समझाना शुरू करूंगा, तो इसको कोट करूंगा, इसको बीच बीच में एग्जांपल को कोट करूंगा, तो आपको समझ आना शुरू हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं डन करेंगे, क्योंकि आज तो ऐसा कुछ था नहीं। आज हमने ऑप्शन का बस शुरुआत करने की कोशिश करिए, तो अब धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा ऑप्शन। छोड़ दो निरुद्ध जी, 3 महीने 5 महीने 6 महीने तो आपके क्वेश्चन को कोई क्रॉस है, पूरा क्रॉस है, ठीक है जी। इस बात इरेलीवेंट क्वेश्चन है, क्या होगा 4 महीने बाद 5 महीने बाद, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको बस याद करें, कल आपको एकदम समझ आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके दोस्तों।